के चेहरे में अभी सिर्फ बीजेपी दिखती है। बीजेपी एक वह है जो आरएसएस के साथ जिसका नाम ज़्यादातर जोड़ा जाता है विपक्ष से, पर ऐसा तो मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है। पर थोड़ी है कि 2 महीने उसको रखेंगे फिर 2 महीने उसको, कोई चेहरा तो हो उनका। आपको लगता है कि किसी अगर है नेता तो आज सामने लेके आए, पब्लिक के सामने लेके आए? किसी का नाम तो रिवील करो, वही हम इसको जिताएंगे, ये है हमारा चेहरा। नहीं, वो तो ठीक है, चलिए एक तरफ माने कि विपक्ष के पास नेता नहीं है, लेकिन मोदी ही क्यों आखिर आप दोबारा बनाना चाहेंगे? ये मोदी काम अच्छा हुआ है देश में। क्योंकि अभी जो कंडीशन थी पहले और अब है, जब 2 बार सरकार आई है मोदी जी की, तो अभी जो है वो सबसे बढ़िया है और इससे बेस्ट नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा और बढ़िया हो जाएगा, लेकिन इससे कम नहीं होगा मोदी का मेरे लिए। इसलिए और हमारे साथ कुछ नौजवान हैं, उनसे जानते हैं कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी, कौन पीएम बनेगा। आप बताइए 2024 में किसकी तरफ हवा चल रही है? देखिए, कहने के लिए तो विपक्ष इस बार मजबूत बना है। विपक्ष के पास इस बार चेहरा का फिर से कमी है, जैसे 2019 में भी था। तो उस एक कमी की वजह से मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मोदी जी की तरफ अभी भी रुझान ज़्यादा है लोगों का। आप क्या कहेंगे 2024 में कौन? बीजेपी। बीजेपी। आप? बीजेपी। बीजेपी। आप? बीजेपी। बीजेपी। आप 2024 में? बीजेपी से बीजेपी। क्यों लगता है बीजेपी क्यों? ऐसे ही मोदी जी की वजह से। क्या खासियत है मोदी जी में कि दोबारा आप तीसरी बार उनको पीएम बनाना चाहेंगे? कई रणनीतियाँ हैं जो उनकी अच्छी हैं। जैसे? कई सरब जैसे का तो बता नहीं सकता, पर कई काम ऐसे हैं जो अच्छे किए हुए। राहुल गांधी या केजरीवाल क्यों नहीं? नहीं सर, उनके बस की नहीं है। क्यों देंगे मोदी को? और है कौन विपक्ष में, है कौन? विपक्ष में तो कहते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं महिला प्रधानमंत्री चाहिए तो महिला ले लो, बुजुर्ग चाहिए तो बुजुर्ग ले लो, नौजवान चाहिए तो नौजवान ले लो। हो कोई एक आदमी हो। उनके कहते हैं वैरायटी ऑफ पीएम है, जिसको हम बनाना चाहें बना देंगे। ये थोड़ी है कि 2 महीने उसको रखेंगे फिर 2 महीने उसको, कोई चेहरा तो हो उनका। आपको लगता है कि किसी अगर है नेता तो आज सामने लेके आए, पब्लिक के सामने लेके आए? किसी का नाम तो रिवील करो, वही हम इसको जिताएंगे, ये है हमारा चेहरा। नहीं, वो तो ठीक है, चलिए एक तरफ माने कि विपक्ष के पास नेता नहीं है, लेकिन मोदी ही क्यों आखिर आप दोबारा बनाना चाहेंगे? ये मोदी काम अच्छा हुआ है देश में। आप क्यों लगता है ऐसा? बीजेपी से वही हम सपोर्ट बीजेपी की करते नहीं, लेकिन क्यों ऐसा लगता है कि मोदी ही दोबारा तीसरी बार पीएम बनने चाहिए? क्या? हैं। पकड़ है भाई उनकी, बाकी सब स्टेट में, 1-2 स्टेट में कांग्रेस की ज़्यादा पकड़ है, बाकी सब में बीजेपी की है। आप क्यों ऐसा लगता है कि मोदी को ही आना चाहिए? मोदी आएगा भाई साहब, लिखवा के ले लो ये बात आप। क्योंकि अभी जो कंडीशन थी पहले और अब है, जब 2 बार सरकार आई है मोदी जी की, तो अभी जो है वो सबसे बढ़िया है और इससे बेस्ट नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा और बढ़िया हो जाएगा, लेकिन इससे कम नहीं होगा मोदी का मेरे लिए। इसलिए आप क्यों मानते हैं कि मोदी को आना चाहिए, या विपक्ष जो है अपने आप को मजबूत नहीं कर पाएगा मोदी के सामने? देखिए, इसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि देश में एक हिंदू राष्ट्र बनाने का जो लहर चल चुका है, उसके चेहरे में अभी सिर्फ बीजेपी दिखती है। बीजेपी एक वह है जो आरएसएस के साथ जिसका नाम ज़्यादातर जोड़ा जाता है विपक्ष से, पर ऐसा तो मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है। पर बीजेपी हिंदुओं के लिए काम करती है, जैसे 370 हटाना हुआ या फिर राम मंदिर का मुद्दा हुआ, ये सब लेके आई बीजेपी। पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है, आप राष्ट्रीय स्तर पे देखिए या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखिए, आज केजरीवाल को दिल्ली के बाहर कोई नहीं जानता है। ये राहुल गांधी को कई ऐसे लोग होंगे जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, पर मोदी को चाहे अच्छे में बुरे में सब कोई जानता है, तो वो कहीं ना कहीं एक फैक्टर बन जाता है। तीसरा चीज़ है डेवलपमेंट को लेके। डेवलपमेंट अब मोदी के आने के बाद देखिए कितना हुआ है। पहले देश का इकोनॉमी देख लीजिए कहाँ था, आज कहाँ है। पहले देश में मनमोहन सिंह जी का कहना था कि हम 1 रुपया बेचते हैं तो खाली राजीव गांधी जी का कहना था कि हम 1 रुपया बेचते हैं तो 16 पैसे जाते हैं। आज 1 रुपया बेचते हैं तो 1 का 1 रुपया पूरा जाता है। तो ऐसे कई छोटे बड़े काम है ना जो लोगों के दिमाग पे असर डालते हैं। मोदी जी के काम है, चाहे वो बीजेपी का काम है। आप राष्ट्रीय, अब जैसे अब किसी प्रदेश में चले जाइए, बनारस का हाल देखिए क्या था। योगी जी ने क्या कायाकल्प कर दिया बनारस का, अब बनारस क्या हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो जनता को चाहिए होता है, और वो मोदी जी और उनकी डबल इंजन की सरकार करती है। आप हिंदू राष्ट्र की बात कह रहे थे, और लोग इसी को मुद्दा बनाते हैं कि जो मोदी गवर्नमेंट में हिंदू मुसलमान मुद्दा बनाया जाता है, और इसी के बिना पे मोदी गवर्नमेंट बनती है। भैया, 65 देश है आज जो मुस्लिम बहुसंख्यक है। अगर एक हिंदुस्तान हिंदू बहुसंख्यक हो गया तो क्या हो गया। उसके बाद भी आपको एक ज़रूरी बात बताऊं, देश में ना
आज जो पूरा विपक्ष सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी का रोना रोता है ना, ये सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी सिर्फ तब तक है जब तक हिंदू बहुमूल्य है। जिस दिन पावर में है हिंदू बहुसंख्यक है, जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक बनेगा ना, आज पाकिस्तान में कितना हिंदू है, पाकिस्तान में बम फोड़ रहे हैं ना, सीरिया में कितना हिंदू है, आपस में लड़ रहे हैं ना, वही होने वाला है। ये भी वही होगा। हिंदू अगर आज नहीं जागा, हिंदू राष्ट्र की तरफ नहीं गया ना देश, तो वही होगा। और हमको तो पता है कि 2024 में मोदी और 2029 में योगी, और योगी के आने के बाद अखंड भारत का सपना पूरा होगा। फिर तो ये हिंदू राष्ट्र से आपको क्या लगता है, क्या चीज़ें बदलाव में आएंगे हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाने से? हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाने से सबसे बड़ा बदलाव जो होगा ना भैया, आज आप देख लीजिए ज्ञानवापी मस्जिद खड़ा है वहाँ पे, वो मंदिर बनेगा। आज नंदी जी महाराज इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बाबा निकलेंगे वज़ू खाने से, वो बाबा को बिना किसी कोर्ट के और ये के लेके आ पाएंगे हम, क्योंकि हमारा इतिहास ही है। लोग इसे माइथोलॉजी कहते हैं, ये माइथोलॉजी नहीं है, ये हमारा हिस्ट्री है। और हिस्ट्री को बाहर लेके आना ना, देश आज आप किसी से भी पूछेंगे कि आपको किस स्तर पे डेवलपमेंट चाहिए, सब आपको बोलेगा कि भ्रष्टाचार हो जाना चाहिए, करप्शन खत्म हो जाना चाहिए। कला और साहित्य के क्षेत्र के बारे में कोई बात नहीं करेगा। सबसे पहले मैकॉले क्या ख़त्म किया, हमारा किताब जला के हमारा एजुकेशन सिस्टम को खोखला किया। वो आज तक जितने इन्वेडर्स हैं उन लोगों ने क्या किया, सबसे पहला काम हमारी जड़ों को काटा है, कला साहित्य के क्षेत्र को काटा है, ताकि हमारा जो पूर्वज थे उनका जो ज्ञान था वो हमें ना मिल पाए। वही चीज़ है, ये लोग यही करना चाहते हैं कि हमारे माइंडसेट पर अटैक करना चाहते हैं। और हिंदू राष्ट्र तो विवादित जो शख्सियत हैं उनको चैप्टर में शामिल किया जाता है, वीर सावरकर को उसको चैप्टर में शामिल किया जा रहा है। वीर सावरकर विवादित क्यों है? एक मैं कह रहा हूँ भले किसी एक के लिए ना हो, एक पक्ष के लिए ना हो, लेकिन दूसरे पक्ष के लिए तो है। जो कहा जाता है कि अंग्रेजों से माफ़ी मांगे। एक बात बताइए भैया, मेरे को पूरे इतिहास में जब से हमारे ऊपर अंग्रेज़ों ने शासन करना शुरू किया, एक ऐसा बंदा बता दीजिए जिसको 2 बार काला पानी का सज़ा मिला हो। उस बंदे को मिला है। लेटर लिख के आया जाता था ब्रिटिश, अपराधी को भी सज़ा मिलता है, इसका मतलब वो महान हो गया। वीर सावरकर महान नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि सज़ा ही अगर है। आप बता, अच्छा आपके अनुसार क्या वीर सावरकर क्या है? उनका नाम वीर सावरकर क्यों पड़ा? नहीं, उसके लिए तो नाम तो कुछ भी कोई। अगर भैया, अगर आज देश में अटैक होता है और अगर सपोज कर लीजिए हमारे आर्मी लड़ रही है सेकंड फ्रंट पे, आज तक यूक्रेन पे कब्जा नहीं कर पाया रशिया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि यूक्रेन का हर एक आदमी लड़ रहा है, और जिस देश का आदमी लड़ना शुरू कर देना उस देश पे कभी कोई जीत नहीं सकता है। अगर देश में वीर सावरकर जैसे 1000 लोग होंगे जो लोग किस छोटे या फिर बड़े स्तर पे देश के लिए काम किए हैं, क्यों हम उन्हें ये बेकार में बदनाम करें और उनको हमेशा हंसी का पात्र बनाएं? आज एक आपको फैक्ट बताता हूँ मैं हिस्ट्री का। जवाहरलाल नेहरू जी जब उनको ये जेल हुआ था ना, तो एसी वाला कमरा तो खैर उस टाइम था नहीं, बढ़िया कमरा, लॉन में वॉकिंग करने का, पेन दिया जाता था, किताब दिया जाता था, 2 दिन में छूट गया। जो भी बड़े नेता थे उसके सबके साथ, गांधी जी के साथ भी ट्रीटमेंट ऐसा किया जाता था, नेता भी मिलने आते थे उनसे। हाँ वही तो, बड़े बड़े नेता आते थे। और वीर सावरकर जी जो कि हमारे देश के एकदम निचले स्तर से काम करके स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे देश को नीचे से उठाया उन्होंने, देश को नीचे से, जैसे हम नेता। जब ये मोदी गवर्नमेंट में कहा जाता है कि बेरोजगारी पे काम नहीं हुआ, महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? एक बात बताता हूँ आपको भैया, कई बार मैंने भी ये देखा है लोगों को बोलते हुए, बेरोज़गारी, महंगाई, चलिए मानता हूँ महंगाई है। कोरोना के बाद आज कौन से देश में महंगाई नहीं है? एक देश बता दीजिए जो हमारे देश से ज़्यादा अच्छे तरीके से महंगाई को और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया हुआ हो। ठीक है, बेरोज़गारी के बाद आज जो पढ़ा लिखा युवक है ना, वो बेरोज़गार नहीं है, उसको पता है काम कहाँ से मिलेगा। आज अभी मैं एक लड़के से मिल के आया, वो कॉलेज में है, वो 5 लाख रुपए कमाता है महीने का, कॉलेज का लड़का है वो। मैं 5 लाख रुपये नहीं कमाता, जबकि मैं कॉलेज पास आउट हूँ। बेरोज़गारी नहीं है, जिसको कमाना आता है ना भैया वो कहीं से भी कमा लेगा, जिसको नहीं कमाना है वो हाय तौबा करके रोता ही रहेगा।